तो आज का टॉपिक क्या है जी। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? क्वांटीकरण। तो कल तो समझ ही लिए थे ना क्वांटीकरण क्या है। तो कल क्या आया था जी बताओ? प्लस माइनस एन ई आया था। प्लस माइनस क्यों आया था? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण लिखा था इसलिए। स्थानांतरण का मतलब लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। एन क्या है जी यहाँ पे जरा बताइए? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है जी बताओ? ये ना हो गया जी। क्यू क्या है जी बताओ? आवेश है कि कुल आवेश है? कुल आवेश है। आगे जी बात समझ में। तो इसको परीक्षा में कैसे लिखना है? वैसे नहीं लिखना है जैसे कल बताया है। परीक्षा में लिखिए कैसे लिखना है। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के द्वारा आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के द्वारा किसी पिंड पर कुल आवेश का मान किसी पिंड पर कुल आवेश का मान आधारभूत आवेश ब्रैकेट में स्मॉल ई लिखिए। आधारभूत आवेश ब्रैकेट में स्मॉल ई के पूर्णांकीय गुणज होता है। के पूर्णांकीय गुणज होता है। अर्थात अब लिखिए Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ये वाला लिखने के बाद ये तीनों बार के बारे में लिखिए और यहाँ ब्रैकेट में जरूर लिखिए हमेशा पूर्णांक होता है। हमेशा पूर्णांक होता है। अब देखिए परीक्षा में इसी के साथ एक और चीज आपको दिखा देना है। क्या चीज जी? ग्राफ, ताकि आपका नंबर न कटे। तो देखिए तो एक्स अक्ष को क्या माने हैं जी बताओ तो? एक्स अक्ष को क्या माने हैं बताओ? एन क्या है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की संख्या। वाई को क्या माने हैं जी? आवेश। और जो भी यहाँ मान लिखेंगे आपको खुद से क्या समझ जाना है कि उस मान में गुना में 10 का पावर क्या है? -19। तो देखिए इस तरह का ग्राफ आपको दिखेगा। सीढ़ी जैसे बनता है ना जी, इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। ठीक। अब देखिए इसका मतलब ये है आपका कितना जी? 1.6। इसका दुगुना बताओ? 3.2। 1.6 का 3 गुना बताओ? कितना? 4.16। एकम 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका बताओ? 16 पचे 8.0। ठीक।
आया जी ग्राफ का मतलब बताते हैं हम। ठीक, देखिए ग्राफ का मतलब देखिए, वन का क्या मतलब है जी, एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है तो कितना आवेश है, 1.6 गुना इतना। दो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेंगे तो कितना आवेश होगा, 3.2 गुना इतना। 5 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेंगे तो कितना होगा, 8.0 गुना इतना। अब ये जो सीधा है, इस लाइन का क्या मतलब है, ये जो सीधा पैरेलल लाइन है ना, ये समांतर लाइन, इस समानांतर रेखा का क्या मतलब है, इस समानांतर रेखा का मतलब है कि अगर 1.5 इलेक्ट्रॉन तू स्थानांतरित करता है, 1.5, तो भी आवेश कितना होगा भाई, 1.6। अगर 1.9 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है तो भी आवेश कितना होगा, 1.6। 1.6 से अगर 3.2 हो रहा है, मतलब दो, एक के बाद सीधे कितना स्थानांतरण हुआ है, 2। यानी 3.5 इलेक्ट्रॉन अगर तू दे रहा है तो भी कितना होगा, 4.8। यानी कि 3.5 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संभव, क्योंकि आप अपने मन मुताबिक भले बोल दीजिए 3.25 गो इलेक्ट्रॉन हम स्थानांतरित किए हैं, लेकिन आवेश 1.6 के बाद सीधे कितना आएगा, 3.2 के बाद सीधे कितना आएगा, 4.8। 4.8 के बाद सीधे कितना आएगा, 6.4। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना संभव नहीं है। अब एक प्रश्न हम दे देते हैं, आप लोग नोट कीजिए और जरा प्रश्न बना के बताइए उत्तर क्या है। साइलेंट करो जी, साइलेंट करो। प्रश्न क्या है समझ में आ गया जी, प्रश्न देखो तो, कितना आवेश चाहिए, 1 कूलम, और आवेश लाने के लिए इलेक्ट्रॉन का इधर उधर करना पड़ता है स्थानांतरण, तो कितना करना होगा, यही सवाल है आपसे। ठीक है, इसको नोट कीजिए और जरा सवाल हल करके बताइए जरा हमको। आया आंसर, तो क्या निकालना है जी इसमें, आप जरा बताइए। Q बराबर क्या होता है जी, Ne। तो इस तीनों में क्या निकालना है, क्या, N निकालना है। तो N बराबर कितना होगा बताओ, Q बाई E ना होगा जी। अब Q कितना दिया है क्वेश्चन में, 1। E का मान पूरा दुनिया जानता है जी, तो वहाँ प्लस आवेश है कि माइनस आवेश है, तो काहे के लिए माइनस लेके आएंगे, प्लस आवेश है इसीलिए प्लस छोड़ दिए सारा जगह। और संख्या कभी ऋणात्मक होगी, संख्या हमेशा क्या होगी, धनात्मक। अब होशियार बच्चा इसके भागा को क्या कर लेगा, याद कर लेगा, क्योंकि एग्जाम में उतना हमको फुर्सत नहीं है कि भागा बार बार करेंगे और बार बार याद करेंगे। तो इसका भागा कितना होगा जी, 6.25 गुना 10 का पावर 18। अब ये कभी भी डिवीजन आएगा तो आप डायरेक्ट इतना लिख दीजिएगा। अब ये सवाल 1 नंबर में बिहार बोर्ड पूछा है, लेकिन उस चारों ऑप्शन में ये कहीं नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बोलो।
नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, इसी को ऐसा नहीं लिख सकते हैं जी, नहीं लिखा सकता है। इसी को तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो लड़का वहां खोज रहा था कहाँ 10 का पावर 18 है, वहीं 10 का पावर 18 नहीं था। तो ऑप्शन मारने से पहले 5 बार सोच लीजिए। एक और प्रश्न लिखिए जरा। दिए गए विकल्प में, दिए गए विकल्प में कौन सा आवेश संभव नहीं है? कौन सा आवेश संभव नहीं है? क्या सवाल पूछ रहा है, समझ में आ गया जी? यहाँ 3 ऑप्शन दिया है, उसमें से आपसे पूछ रहा है कि भाई बताइए कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, मतलब कौन सा विकल्प वाला आवेश संभव नहीं है, बताइए। क्या होगा जी उत्तर? बदलेगा? नहीं बदलेगा। आवेश को वेग से कोई लेना देना है कि नहीं है जी? आवेश को वेग से कोई लेना देना नहीं है। तो लिखिए जरा इसमें एक लाइन, यानी द्रव्यमान तो बदल जाएगा लेकिन आवेश में कोई बदलाव नहीं होगा। जबकि बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? द्रव्यमान के बदलने से आवेश को भी क्या होना चाहिए था? बदलना चाहिए था। क्यों जी, क्यों बदलना चाहिए था? भाई देखिए जी, ये पहले पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं जी? पढ़ाए हैं? द्रव्यमान और आवेश का संबंध, पॉजिटिव आवेश का द्रव्यमान ज्यादा होगा कि नेगेटिव आवेश का द्रव्यमान ज्यादा होगा, बताओ। मान लीजिए इस पे पॉजिटिव आवेश है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि अधिकता हो गई? कमी हो गई, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, निकल गया है। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो द्रव्यमान भी तो उतना निकल गया, तो जिसकी द्रव्यमान कम हो गई कि ज्यादा हो गई? तो पॉजिटिव आवेश का क्या मतलब है, मास का क्या होना, कम होना कि ज्यादा होना? कम होना। हाँ, यदि किसी पिंड पे निगेटिव आवेश है मतलब इलेक्ट्रॉन आया है उस पिंड पे कि चला गया? आया है, मतलब मास इसका क्या हो गया, बढ़ न गया जी। तो आवेश के कारण मास भी क्या हो जाता है, प्रभावित, यानी द्रव्यमान घट जाता है जब
धनात्मक आवेश आता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है जब ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश होने पर द्रव्यमान क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ऋणात्मक आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन का लाभ करवाना होगा कि हानि करवाना होगा। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपना द्रव्यमान छोड़ के आएगा, अपना भी द्रव्यमान क्या करके आएगा? लेके आएगा। उसी तरह पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गया कि आया है? निकल गया मतलब क्या? द्रव्यमान भी तो लेके निकल गया। ठीक, इसमें भी एक प्रश्न हम कराएंगे अभी। तो लेकिन यहाँ क्या कह रहा है जी आइंस्टाइन? यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई चीज अगर गतिमान है तो भाई उसका द्रव्यमान तो बदलेगा, लेकिन आवेश से कोई लेना देना नहीं है। माने यहाँ हमने क्या देखा? द्रव्यमान बदल रहा है जब आवेश बदल रहा है, लेकिन यहाँ जो द्रव्यमान में बदलाव है वो गति के कारण है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण है? लेकिन वहां भी तो द्रव्यमान बदल रहा है, लेकिन गति के कारण कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण? तो गति के कारण जो द्रव्यमान बदलेगा ना, उसके कारण आवेश नहीं बदलता है। लिखिए 2 लाइन। दिया गया सूत्र गति के साथ द्रव्यमान में दिया गया सूत्र गति के साथ द्रव्यमान में बदलाव का है। द्रव्यमान में बदलाव का है। द्रव्यमान में बदलाव का है। परंतु गति के कारण जो द्रव्यमान बदलता है, परंतु गति के कारण जो द्रव्यमान बदलता है उससे आवेश प्रभावित नहीं होता है। उससे आवेश प्रभावित नहीं होता है। ठीक है जी, उससे आवेश को कोई लेना देना नहीं है। ठीक, नोट करना है, नोट कीजिए जरा फटाफट। अब अगला टॉपिक लिखिए जी। चौथा नंबर प्रॉपर्टी क्या है जी, बताओ। चौथा नंबर है, लिखिए चौथा नंबर, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। चौथा नंबर लिखिए, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। लिखिए, इस सिद्धांत द्वारा आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का केवल एक पिंड से दूसरे पिंड पर
आवेश का केवल एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरण कर सकते हैं। स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये नया नियम पढ़े हैं कि पहले से जानते हैं जी? इस टाइप का पहले से पढ़े होंगे आप, ऊर्जा वाला। ठीक, अब जरा देखिए, इसमें आपसे कभी कभी पूछता है एनहिलेशन। क्या पूछता है जी? एनहिलेशन क्या है? एनहिलेशन का हिंदी देखना होगा, अनहलीकरण। हाँ, इसका हिंदी क्या है जी? अनहलीकरण। यानी आपसे परीक्षा में पूछेगा कि आवेश से संबंधित अनहलीकरण प्रक्रिया क्या है। तो क्या है भाई, और ये प्रक्रिया क्यों पढ़ने की आवश्यकता पड़ी? तो ये प्रक्रिया तब पढ़ने की आवश्यकता पड़ी जब परमाणु बम गिरा। परमाणु बम जब आइंस्टाइन के नियम पे, आइंस्टाइन को नियम दिया था E बराबर mc², याद है जी तुम लोग को? तो उसी नियम पे परमाणु बम फोड़ा गया जापान में। तो जब लोग इस पे रिसर्च किया कि परमाणु बम इतना खतरनाक क्यों है, तो पता क्या चला लोगों को कि परमाणु बम फोड़ने पे ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब सवाल है कि ऊर्जा कहाँ से आता है जी, बताओ? तो ये ऊर्जा आता है आपको इलेक्ट्रॉन के नष्ट होने से। परमाणु बम फूटता है तो क्या पैदा होता है? ऊर्जा। ये सब ऊर्जा कहाँ से आता है बताओ? इलेक्ट्रॉन के नष्ट होने से। अब जरा बताइए, इलेक्ट्रॉन को नष्ट किया जा सकता है? तो परमाणु बम का फूटना और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होना, यह घटना संरक्षण के सिद्धांत के विरोध में जा रहा है कि सपोर्ट में जा रहा है? विरोध में जा रहा है। लेकिन संरक्षण का सिद्धांत विरोध कैसे हो जाएगा भाई? इतना बड़ा सिद्धांत है, छोटा मोटा सिद्धांत है नहीं। तब बाद में वैज्ञानिक लोगों को पता चला कि ये सत्य है कि इलेक्ट्रॉन नष्ट हो रहा है, लेकिन अकेले नहीं हो रहा है। अपने साथ किसको लेके जा रहा है जी? किसको लेके जा रहा है जी? पॉजिट्रॉन को। अब ये पॉजिट्रॉन क्या है भाई? तो पॉजिट्रॉन एक ऐसा तत्व होता है जिसके कारण प्रोटॉन पे कौन सा आवेश आ जाता है? धनात्मक। यानी प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके कारण है? पॉजिट्रॉन के कारण है। तो बाद में वैज्ञानिक लोगों को क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन नष्ट होता है, ये सत्य है, लेकिन अकेले नष्ट होगा कि पॉजिट्रॉन को लेके जाएगा? पॉजिट्रॉन को भी लेके जाएगा, और बदले में क्या पैदा करेगा भाई? क्या पैदा करेगा बदले में? गामा रेडिएशन, यानी कि गामा विकिरण, जो लाभदायक होता है कि खतरनाक होता है जी? जो बहुत खतरनाक होता है। ये बात आ रही है जी समझ में आपको? अब जरा बताइए, अगर केवल इलेक्ट्रॉन नष्ट होता तब इस ब्रह्मांड पे कौन सा आवेश आ जाता? पॉजिटिव। अरे ये बात सुन में, और ये अटपटा चीज होता कि सही चीज होता? अटपटा चीज। ब्रह्मांड में कितना आवेश होता है बताओ? इस पूरे ब्रह्मांड में कितना इलेक्ट्रॉन है? जितना प्रोटॉन है कि उससे ज्यादा कि उससे कम? जितना प्रोटॉन है। तो इस ब्रह्मांड का कुल आवेश क्या होगा? 0। हर पदार्थ का कुल आवेश क्या होगा? और आपको शुरू में हमने पढ़ाया कि आवेश हमेशा जोड़ा में पैदा होता है कि अकेले? जोड़ा में।
अगर कहीं +100 दिख रहा है तो किसी ना किसी पिंड पे -100 है। तो कहने का मतलब है कि कुल आवेश हमेशा क्या होना चाहिए, 0। यही तो है संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन नष्ट नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा तो आवेश नहीं आएगा, उत्पन्न नहीं होगा तो भी आवेश नहीं आएगा, आवेश ना आएगा आना जाएगा, तो कुल आवेश कितना रहेगा बताओ। अरे भैया इलेक्ट्रॉन नष्ट होगा तब तो धनात्मक आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा तब तो ऋणात्मक आवेश आएगा। जब नष्ट नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा तो कुल आवेश कितना होगा, 0। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं हम, एक पिंड से उठा के कहाँ ले जा सकते हैं, दूसरे पिंड पे। जहां से जाएगा उसपे पॉजिटिव, जिस पे जाएगा उसपे निगेटिव, लेकिन उसका भी आवेश जोड़िएगा तो कितना आएगा, 0। तो अगर परमाणु बम वाला में अगर हम कहते हैं कि केवल इलेक्ट्रॉन नष्ट हुआ है, तब तो इस ब्रह्मांड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। तो ये लोग क्या बोला, इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं जा रहा है, पॉजिट्रॉन के साथ जा रहा है। तो जितना माइनस नष्ट हुआ उतना ही क्या नष्ट हो गया, प्लस। तो अभी भी ब्रह्मांड पे आवेश कितना होगा, यानी संरक्षण सिद्धांत का पालन अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आंशिक रूप से कि पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से। भाई नष्ट हुआ है, भले प्रोटॉन के साथ नष्ट हुआ है, लेकिन हुआ तो भाई नष्ट। लेकिन संरक्षण के सिद्धांत के द्वारा नष्ट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ 4 लाइन आप लोग छोड़ेंगे। फिर इसमें आपसे क्या पूछा जाता है जी, आपसे पूछा जाता है पेयर क्रिएशन, युग्म उत्पत्ति। अब ये क्या है भाई, तो ये इस प्रश्न का जवाब है कि नष्ट भाई प्रोटोने के साथ हुआ, लेकिन नष्ट क्यों हुआ, जबकि शुरू से हमको पढ़ाया गया नष्ट नहीं होता है। तो इसका जवाब देखिए क्या है, ये जो गामा विकिरण है, गामा, ये जो गामा रेडिएशन है, जब जब किससे टकराती है बताइए, बोलिए किससे टकराती है, धातु से। तो पुनः इलेक्ट्रॉन पैदा होता है और पॉजिट्रॉन पैदा होता है, यानी प्रोटॉन पैदा होता है। और ये गामा तब तक टकराएगी धातु से जब तक वातावरण में रहेगी, और कब तक रहेगी गामा वातावरण में, जब तक इलेक्ट्रॉन जितना नष्ट हुआ है। यानी आज नहीं तो कल सारा गामा धातु से टकरा के किसमें पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। यानी जितना नष्ट हुआ था फिर से वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो जब सब आइए जाएगा तो नष्ट हुआ कहाँ, हुआ। तो ये दोनों नियम मिलके संरक्षण सिद्धांत को वैल्यूएबल बना रहे हैं कि संरक्षण सिद्धांत का विनाश कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वैल्यूएबल बना रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अकेला ये नियम भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, अकेला ये भी नहीं। अकेला ये बताइएगा तो लोग कहेगा उत्पन्न थोड़े होता है इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बताइएगा तो उसको पता चल जाएगा ना नष्ट होता है ना उत्पन्न होता है। तो परमाणु बम जो जापान में गिरा था, आज भी उसका प्रभाव है कि नहीं, क्यों है आज भी प्रभाव, क्योंकि आज भी गामा विकिरण है वहाँ। मानव शरीर में धातु होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। तो आज भी गामा विकिरण जब मानव शरीर से टकराता है धातु से, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन जाता है, एक्स्ट्रा प्रोजिट्रॉन बनता है, यानी कि कैंसर हो जाता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब एक्स्ट्रा सेल। तो शरीर में, मानव शरीर में भी क्या होना चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही होना चाहिए, प्रोटॉन हमेशा, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा होने का मतलब बीमारी। तो आज भी जापान में लोग इससे प्रभावित हैं, और वो तब तक प्रभावित रहेंगे जब तक पूरा गामा विकिरण धातु के द्वारा अवशोषित न कर लिया जाए, और इस प्रक्रिया में हजारों साल लग जाते हैं। तो परमाणु बम गिरेगा तो नष्ट करेगा कौन, गामा विकिरण, और सिर्फ उसी दिन नष्ट करेगा कि हजारों वर्षों तक नष्ट करेगा,
हजारों वर्षों तक उसका प्रभाव चलता रहेगा, क्योंकि जितना नष्ट हुआ है उतना आज नहीं तो कल पैदा हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। और ये कैंसर का कारण है, लूला लंगड़ा पैदा होने का कारण है, यही चीज गामा किरण का अवशोषण। नोट कीजिए जरा, 4 लाइन दूसरा वाला में भी लिखेंगे। लिखिए जी, 4 लाइन जहाँ छोड़े हैं वहां लिखिए। अनहलीकरण नामक प्रक्रिया में, अनहलीकरण नामक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का विनाश, इलेक्ट्रॉन का विनाश पॉजिट्रॉन नामक तत्व के, पॉजिट्रॉन नामक तत्व के हमेशा साथ में होता है। इलेक्ट्रॉन का विनाश पॉजिट्रॉन नामक तत्व में, तत्व के हमेशा साथ में होता है, जिसके फलस्वरूप, हमेशा साथ में होता है, जिसके फलस्वरूप खतरनाक विकिरण, खतरनाक विकिरण गामा उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप खतरनाक विकिरण गामा उत्पन्न होती है। अब इसमें लिखिए जी 4 लाइन। युग्म उत्पत्ति में, पेयर क्रिएशन में लिखिए युग्म उत्पत्ति नामक प्रक्रिया में, युग्म उत्पत्ति नामक प्रक्रिया में जब 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 गामा विकिरण, जब जब गामा विकिरण किसी धातु से टकराती है, किसी धातु से टकराती है, तब 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 इलेक्ट्रॉन का निर्माण पॉजिट्रॉन के साथ होने लगता है। इलेक्ट्रॉन का निर्माण पॉजिट्रॉन के साथ होने लगता है। पॉजिट्रॉन के साथ होने लगता है। पॉजिट्रॉन एक ऐसा तत्व है, पॉजिट्रॉन एक ऐसा तत्व है जो प्रोटॉन पर, पॉजिट्रॉन एक ऐसा तत्व है जो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश का जिम्मेदार होता है, जो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश का जिम्मेदार होता है। जिम्मेदार होता है। हो गया जी। आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग। तो अब ये आपका प्रॉपर्टी खत्म। अब अगले क्लास में क्या शुरू होगा जी? कूलम्ब का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम। अब अगले क्लास में नागा मत कीजिएगा। मेन टॉपिक